Okay, so we were solving practice numericals from textbook. So 21 तक हमारा हुआ था. Let's do 22nd. How much work is required to form a bubble of 2 centimeter radius from soap solution having surface tension 0.07 Newton per meter? तो given में आपको दिया है, you have been given इनिशियल रेडियस 0 है क्योंकि इनिशियली तो बबल था नहीं, उन्होंने इसलिए बोला है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल. तो इनिशियल सरफेस एरिया 0 है, मतलब क्योंकि इनिशियल बबल नहीं था तो सरफेस एरिया भी नहीं होगा. फाइनल रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 × 10⁻⁻2 मीटर. तो फाइनल सरफेस एरिया, क्योंकि बबल स्फीयर होता है तो 4πr² ये आता है सरफेस एरिया. तो 4πr², 2 का स्क्वायर इज 4 × 10⁻⁻4, तो 16π × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ये आ गया आपका फाइनल एरिया. ओके, और सरफेस टेंशन आपको दिया है 0.703 × 10⁻⁻3 जूल. Okay, and of course, as I told you, you are supposed to find out work done W, and formula you can write down. Of course, you know surface energy मतलब work done, और आपको याद होगा that is equal to tension into change in area. Surface energy मतलब work done था, that is surface tension to change in area, right? सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये है कि एज यू ऑलरेडी नो ये बबल है, ये लिक्विड ड्रॉप नहीं है. तो बबल के केस में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. दैट इज समथिंग यू नीड टू नो. ओके, तो याद रखना ये 2 फैक्टर सिर्फ बबल के केस में आता है, लिक्विड ड्रॉप के केस में नहीं आता है. तो ये 2 आपको पता होना चाहिए. देन इट इज क्वाइट सिंपल. ओके, सो सरफेस टेंशन का यूनिट जो है वो गलत लिखा है मैंने. आई शुड नॉट बी प्रिंटिंग आंसर्स हियर एनीवेज. सो बाय मिस्टेक 0.07 न्यूटन पर मीटर. दैट्स ओके. ओके, सो इट इज 0.07 न्यूटन पर मीटर आएगा सरफेस टेंशन. ओके, सो इन एनी केस वो 0.07 और 0.7 × 10⁻³ में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, बट दैट्स ओके. So work done is 2 into tension. Tension is 7 × 10⁻². So you see this is 7 × 10⁻² Newton per meter, of course, into dA. What is dA? dA है final area minus initial area. So final area आपको पता है it is 16π × 10⁻⁻4, और इनिशियल एरिया तो वैसे भी 0 था. तो दिस इज व्हाट यू विल हैव फॉर वर्क डन. ये फाइनल फॉर्मूला आपके पास बन गया. नाउ इफ यू नो नंबर्स वेरी वेल, समवन आस्क्ड मी फ्यू डेज बैक कि कैलकुलेशंस कैसे सीखने हैं, तो कैलकुलेशंस फास्ट कैसे करने हैं. ये सिर्फ तब होते हैं फास्ट जब आपको नंबर्स का एग्जैक्ट आपको पता होता है कि कहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है, कहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 डालनी है. मुझे यहाँ 7 दिख रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा 2 × 7 × 16 × पाई 22/7 डाल दूंगा, और ये 10⁻⁴ और 10⁻² is 10⁻⁶. तो दिस एंड दिस विल कैंसल आउट. ओके, 16 × 2 32 × 22, राइट. तो ये आप लिख सकते हो 32 × 22 × 10⁻⁶. ओके, तो whatever it is, कैलकुलेशंस हमको करने आने चाहिए. तो 32 × 22 कैसे फाइंड करते हो? तो 32 × 22 मतलब 32 × 10, 32 × 10 एंड 32 × 2 मतलब 320 + 320 640 + 64. 320 + 320 640 + 64 704. 704 × 10⁻⁻6 मतलब 0.704 × 10⁻⁻3 जूल है. क्या आंसर में है? सिर्फ उन्होंने लास्ट में 703 लिखा है, हमारा 704 आता है. डजंट मैटर. तो कैलकुलेशंस जब आप करने बैठते हो तो ऑफ कोर्स यू नीड टू लुक एट
मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स। यहाँ पे 7 दिखा तो मैंने इमीडिएटली 3.14 की जगह पे पाई की वैल्यू को 22/7 लिखा टू मेक कैलकुलेशन सिंपल, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स अभी आप 16 into 2 पहले लिखो या फिर 22 into 2 44 करो, डजंट मैटर, इट्स अप टू यू। मैंने ऐसा क्यों किया है? बिकॉज आई एम मोर कंफर्टेबल। व्हाट आई सी इज, मैं नंबर्स को ऐसे लाने की कोशिश करता हूँ जैसे अभी यहाँ पे 44 इन 22 into 2 मतलब 44 into 16 होता, राइट। दैट इज ऑल्सो ओके, क्योंकि इस केस में क्या करते 44 into 10 और 44 into 6, फिर इसका एडिशन, ये 440 है और 44 into 5 220 में और 44 ऐड करूंगा मैं तो दैट विल बी 264, फिर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 704 ही आने वाला है। So that is up to you. How do you want to calculate? Calculations आपको सीखने पड़ेंगे. So it's up to you how to do it. तो ये आ गया आपका final answer. Okay. This is how you are supposed to do it. Good. So let's go to next question. तो question easy था. यहाँ पे clear cut बोला है कि work required to form a bubble. मतलब पहले bubble नहीं था, अब बना रहे हो, तो पहले initial area 0 लेना पड़ेगा. Next question, a rectangular wire frame of size 2 centimeter by 2 centimeter is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed. If the size of the film is changed to 3 centimeter by 3 centimeter, calculate the work done in the process. The surface tension of soap solution is 3 into 10 power minus 2 Newton per meter. तो ऐसा है, आपको याद होगा जब हमने ये इक्वेशन सरफेस एनर्जी या फिर वर्क डन इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू डीए, ये जब हमने डिराइव किया था तो हमने एक रेक्टेंगुलर मेटालिक वायर लिया था हमने, वी हैव टेकन अ रेक्टेंगुलर मेटालिक वायर, और इफ यू रिमेंबर इसमें सिर्फ एक ही साइड ऐसा था जो मूवेबल था और बाकी के 3 साइड्स फिक्स थे। जो रेड लाइन दिखा रहा हूँ वो स्लाइडिंग है, इट कैन स्लाइड विदाउट फ्रिक्शन, वो मूव हो सकता है। देन व्हेन यू dip this into a solution, आपने इसको एक सोप सॉल्यूशन में डिप किया है तो यहाँ पे फिल्म बनेगा। एंड बाय द वे ये जो रेक्टेंगुलर जिसको बोल रहे हैं इट्स एक्चुअली स्क्वायर फ्रेम, ये एक्चुअली स्क्वायर फ्रेम है। तो ये 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 4 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर का है। सो ऑब्वियसली initially this is 2 centimeter and 2 centimeter. तो इनिशियल एरिया आपको पता है। तो 2 मेथड्स है सॉल्व करने के लिए। I'll tell you the shortcut one, क्योंकि फिर अननेसेसरी कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं हमारे। अब आगे क्या बोला है, सोप फिल्म बना है, रेक्टेंगुलर wire frame of 2 centimeter by 2 centimeter is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed if the size of the film is changed to 2. अब हमने इसका साइज बढ़ा दिया, तो मतलब ये साइड को हमने 1 सेंटीमीटर से और मूव कर दिया, राइट। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, एक साइड ने दूसरा साइड भी मूव हुआ है। तो फिर व्हाट आई डू इज आई विल कॉपी दिस एंड ये फाइनल सिचुएशन ऐसा होगा वेयर यू हैव 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर का फिल्म। सो you have like this 3 centimeter by 3 centimeter का फिल्म आपके पास होगा वो। more or less like this. ओके तो सिर्फ यहाँ पे अब हम इसको 3 कर देंगे, तो 3 और 3। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि इनिशियल एरिया आपका 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर है ना, इनिशियल एरिया इज 2 by 2, या मतलब यू कैन से इट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इट इज 4 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर। और फाइनल एरिया आपके पास है 3 by 3 मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 9 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर। मतलब यू कैन एक्चुअली टॉक अबाउट चेंज इन एरिया, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, डायरेक्टली यहीं पे कैलकुलेट कर लो। तो वो आ जाएगा आपका 9 into 10 power minus 4 minus 4 into 10 power minus 4 मीटर स्क्वायर।
Okay, so you will have this as 5 into 10 power minus 4 meter square. तो ये आपको मिल गया चेंज इन एरिया. ओके, दिस इज चेंज इन एरिया. तो दिस इज पहले ही करके रख लो तो बहुत बेटर है, बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा. ओके, so this is all you have, and surface tension आपको दिया है 3 into 10 power minus 2 Newton per meter. Yes, that is correct. Okay, and you are supposed to find out work done, and of course as you already know work done का फॉर्मूला आपके पास है W equal to TDA और into 2, क्योंकि फिल्म के भी दो फ्री सरफेस होते हैं, एक अपर फ्री सरफेस एक लोअर फ्री सरफेस. तो 2 लिखना भूलना नहीं, 2 लिखना पड़ेगा क्योंकि दो फ्री सरफेस है, तो यू हैव टू राइट 2 टाइम्स हियर. सो दैट्स इट. तो आपको मिल जाएगा 2 into सरफेस टेंशन इज 3 into 10 पावर minus 2 और चेंज इन एरिया आपने फाइंड करके रखा है 5 into 10 पावर minus 4. अब यहाँ पे भी कैलकुलेशंस के लिए 5 into 2 is 10, 10 पावर minus 2, 10 पावर minus 4. तो 10 पावर minus 2 और minus 4 minus 6 है ना, ये minus 6 हो गया. और 5 into 10, 5 into 2 is 10, तो 10 पावर minus 6 और ये 10 पावर plus 1, तो 10 पावर minus 5 आएगा. तो 3 into 10 पावर minus 5 joule of work is done. है क्या? है. So this is how you are supposed to solve. तो ऐसा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो. This is how you are supposed to solve this particular question. तो सिंपल क्वेश्चन था. 2 लिखना भूलना नहीं, 2 आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, नहीं तो आंसर गलत आएगा. ओके, डन. सो दिस इज एंड ऑफ न्यूमेरिकल्स, practice numericals from your textbook. Let's move towards MCQs. तो आपको कुछ MCQs भी दिए हैं टेक्स्ट में. Each chapter you will have to solve some MCQs. So let's start with number 1. A hydraulic lift is designed to lift heavy objects, okay, of maximum mass 2000 kilogram. The area of cross section of piston carrying the load is 2.25 into 10 power minus 2 meter square. What is the maximum pressure on the smaller piston? Okay, what is the maximum pressure the smaller piston would have to bear? अगर आपको याद होगा हमने पास्कल्स लॉ का एक एप्लीकेशन देखा था हाइड्रोलिक लिफ्ट. उसमें क्या था कि हमारे पास एक टैंक था. इस टैंक का डिजाइन ऐसे होता है सो दैट इसमें हम लोग 2 चेंबर बना लेते हैं. एक चेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर. ओके, यहाँ पे यहाँ पे एक पिस्टन है, यहाँ पे एक पिस्टन है. यू हैव वन पिस्टन ओवर हियर एंड अदर ओवर हियर. और आपको जो व्हीकल लिफ्ट करना है वो आप यहाँ पे रखते हो, राइट. फिर आप यहाँ पे एक स्मॉलर फोर्स अप्लाई करते हो. एरिया इज A1, ऑफ कोर्स. फोर्स यू अप्लाई F1. मतलब यहाँ पे जो प्रेशर आप एक्सर्ट कर रहे हो दैट इज, यू नो व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया. तो F1 by A1. एंड बाय पास्कल्स लॉ यू नो कि ये जो प्रेशर है ये एज इट इज अनडिमिनिश्ड इंस्टेंटेनियसली यहाँ पहुंच जाएगा. सो दिस प्रेशर विल रीच हियर एंड this will be equal to F2 by A2, where A2 is area of cross section of the larger piston and F2 is the upward force here. तो हमने छोटे पिस्टन पे एक स्मॉल डाउनवर्ड फोर्स लगाया, मतलब हमने प्रेशर एक्सर्ट किया. वो प्रेशर बिकॉज ऑफ पास्कल्स लॉ क्यों? क्योंकि यहाँ पे इफ यू रिमेम्बर यहाँ पे आप एक फ्लूइड भर के रखते हो. सो यू फिल अप अ फ्लूइड ओवर हियर, you put some fluid over here. यहाँ पे आप fluid भर के रखते हो. Okay, so you have a fluid over here, right? So because of the Pascal's law, you know कि as soon as you apply a pressure here, downward pressure मतलब downward force pressure, ये जो pressure change है वो हर एक part में पहुंच जाएगा because the fluid is enclosed and at rest. तो वही pressure यहाँ पे लगने वाला है. So you will have pressure P is equal to F2 by A2. F2 क्या है? F2
अभी मुझे बताओ कि अगर 2000 kg का मास मैंने रखा हुआ है, ओके, तो हमको उस व्हीकल को ऊपर लिफ्ट करना है ना, हमको व्हीकल को लिफ्ट करना है, तो F2 कितना होना चाहिए, जितना वेट ऑफ व्हीकल है। अगर F2 उससे कम होगा तो फिर लिफ्ट होगा ही नहीं, तो द फोर्स शुड बी इक्वल टू वेट ऑफ द व्हीकल। और व्हीकल का वेट कैसे निकालते हो आप, mg अपॉन A2। m कितना है 2000, g की वैल्यू में 10 ले लेता हूँ, रफली अगर 9.8 लोगे तो भी आंसर वही मिलेगा, सिर्फ थोड़ा सा नंबर्स यहाँ वहाँ होंगे। अपॉन A2 इज 2.25 इंटू 10 पावर -2, तो ये आपके पास आ गया 2 इंटू 10 पावर 4, क्योंकि ये 3 0 ये 1 0, 10 पावर 4, और ये जो 10 पावर -2 है ये ऊपर आके 10 पावर +2 हो जाएगा, तो 2/2.25, 2/2.25 इट इज 0.8888 रिकरिंग 8 के साथ आता है वो। सो यू विल हैव फाइनली P इक्वल टू 0.8888 इंटू 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है क्या 0.8711। यस, तो हमारा 0.888 क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे G की वैल्यू 9.8 की जगह पे 10 ली है, अगर 9.8 लूंगा तो 0.8711 आ जाएगा आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको यहाँ पे पास्कल्स लॉ अप्लाई करना है, और पास्कल्स लॉ क्या होता है ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, two capillary tubes of radii 0.3 and 0.6 centimeter are dipped in the same liquid. The ratio of height through which the liquid will rise in the tube is, अभी ऐसा है, आपको पता है height, if you remember, is 2t cos theta by r rho g। कैपिलरी एक्शन हमने सीखा था, उसमें हाइट का फॉर्मूला था टू कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडाई, मतलब रेडियस अलग अलग है 0.3 एंड 0.6, आर डिप्ड इन द सेम लिक्विड। सेम लिक्विड का मतलब होता है सरफेस टेंशन इज बेसिकली कांस्टेंट, राइट। तो यहाँ पे T, उसके बाद क्योंकि लिक्विड सेम है, और अज्यूमिंग कि कैपिलरी ट्यूब, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब तो दोनों ग्लास का ही होता है, कैपिलरी इज एक्चुअली ग्लास, ओके, कैपिलरी ट्यूब इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों, ऑफ कोर्स एंगल ऑफ कांटेक्ट किस पे डिपेंड करता है, सॉलिड और लिक्विड पे। अगर सॉलिड ग्लास है और लिक्विड भी सेम है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम रहेगा। यू रिमेंबर दिस थिंग, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन, पहला ही हमने लिखा था, प्रॉपर्टीज अफेक्टिंग एंगल ऑफ कांटेक्ट, उसमें पहले लिखा था एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इन कांटेक्ट। दोनों केस में लिक्विड सेम है, दोनों केस में कैपिलरी ट्यूब है जो ग्लास से बना हुआ है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कांस्टेंट होगा, ओके। रो भी कांस्टेंट, क्योंकि लिक्विड सेम है दोनों केस में, एक बर्तन में पानी और दूसरे बर्तन में पानी, डेंसिटी तो सेम ही रहने वाला है ना वाटर का, तो ये भी सेम है। जी तो कांस्टेंट ही होता है, जी इज तो 9.8 ओनली, तो इसका मतलब दिस ऑल आर कांस्टेंट, सो हियर दीज आर कांस्टेंट्स, और 2 तो कांस्टेंट ही है, राइट। Therefore you can directly say H is inversely proportional to R, okay। आपको रेशियो ऑफ हाइट पूछा है ना, तो H1 by H2 इक्वल टू R2 by R1, और यहाँ पे मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट भी नहीं करने वाला। क्यों, क्योंकि दोनों सेंटीमीटर में होंगे तो यूनिट्स तो वैसे भी इरेलेवेंट है यहाँ पे, तो 0.6 सेंटीमीटर अपॉन 0.3 सेंटीमीटर, वो तो वैसे भी जाता है, और रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, सेम फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, डायमेंशन लेस ही होता है वैसे भी, तो दिस इज 2/1, तो रेशियो ऑफ हाइट इज 2:1। तो हाइट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, हाइट, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब, यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर दिस, ये पता होना चाहिए। तो इफ यू नो दिस तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। फिर हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन कौन से पैरामीटर्स कांस्टेंट है, व्हिच पैरामीटर्स आर कांस्टेंट देयर। सो यू हैव T कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, G कांस्टेंट, तो सिर्फ H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो H1 by H2 is R2 by R1, 0.6 by 0.3 is 2, खत्म हो। ऑप्शन नंबर बी। Question number 3. The energy stored
in a soap bubble of diameter 6 centimeter and surface tension is. अभी अभी हमने देखा था एनर्जी स्टोरेज वर्क डन और सोप बबल है तो 2t into dA और 2t into dA मतलब फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और क्योंकि इनिशियल एरिया तो है ही नहीं, बोला है कि ऐसा कि इनिशियली 2 सेंटीमीटर रेडियस था, डायमीटर था, फिर 6 हो गया, ऐसा कुछ बोला नहीं है, मतलब इनिशियली बबल था नहीं, इनिशियल एरिया 0। तो ये आपका आ जाएगा 2t into 4 pi r फाइनल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 8 pi t r फाइनल स्क्वायर, 8 pi t फाइनल रेडियस का स्क्वायर, तो 8 pi t, डायमीटर 6 तो रेडियस 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके लिखो उसका स्क्वायर, तो 8 into pi into t into 9 into 10 power minus 4. I'll substitute value of t now. So I will substitute value of t here itself. यहीं पे substitute कर लेते हैं, 0.04 है, right? मतलब 4 into 10 power minus 2 है. So again, how to do calculations? Okay, तो 8 4 जा 32, 32 9 जा मतलब 32 10 जा 320, उसमें से -32 मतलब 9 जा मिल जाएगा आपको, right? So this is something you should know. It is going to be 288 if I'm not wrong. It is 288, right? तो ये 288 आएगा आपका, 32 9 जा 320 में से 32 गया, 320 में से 32 गया 20, 288 आएगा ये. So this is 288 pi, 288 pi की वैल्यू रफली 3 ले लो. देखो दिस इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यहाँ पे कैलकुलेशन का तरीका अलग होता है, यहाँ पे यू डोंट केयर, आपको एग्जैक्ट आंसर की पढ़ी नहीं है यहाँ पे. ओके, सो यू हैव टू लुक एट नंबर्स अगेन. pi into 10 power minus 2 and minus 4 is minus 6. अब 288 को मैं रफली 300 ले लेता हूँ, रफली, और पाई को मैं रफली 3 ले लेता हूँ. सी 288 रफली 300 और पाई 3.14 है, तो 3.14 को मैं रफली 3 ले लूंगा, रफली. व्हाट इज 300 into 3? 900. So this is approximately 900 into 10 power minus 6 मतलब 0.9 into 10 power minus 3 joule. Option number A. खत्म question. So always remember that MCQ type questions में solve करने का तरीका अलग होता है. You don't have to go in details. आपको ये डिटेल एक 288 into 3.14 करते बैठेंगे, वैसा नहीं करना है. You have to just do approximate calculations here. Next question. 2 hailstones with radii in the ratio of 1:4 falls from a great height through the atmosphere. Then the ratio of their terminal velocities is. First of all, you should know what is a hailstone. आपने हेल स्टॉर्म सुना है कि नहीं पता नहीं. रिसेंटली पीछे बर्फबारी हुई थी, एंड इन धुले बर्फबारी मतलब इज नॉट लाइक कश्मीर, इट्स लाइक आइस. इट इज यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वहां पे जो बर्फ होता है वो और यहाँ जो बर्फ पड़ता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो दोज आर कॉल्ड एज हेल स्टोन्स. तो हेल स्टोन्स, 2 hailstones with radii in the ratio, they are falling through atmosphere. Ratio of terminal velocity, you know what is V? It is 2/9 r square g rho minus sigma, where rho is density of that hailstones, वो बर्फ का जो density होगा, और sigma is density of air, क्योंकि वो air से ही गिरेगा ना, तो air upon eta. दोनों केस में है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 hailstones की बात की है, दोनों hailstones है मतलब दोनों का मटेरियल सेम है, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट, दोनों के दोनों एयर से गिर रहे हैं मतलब कांस्टेंट है ना. तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट,
2 भी कांस्टेंट, 9 भी कांस्टेंट। तो टर्मिनल वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगा? r स्क्वायर पे। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो therefore you will have v1 by v2 equal to r1 by r2 का स्क्वायर, that is 1 by 4 का स्क्वायर, that is 1 by 16. ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। So this is the level of MCQ questions which is given in your textbook. So simple. It's extremely simple. Next question. In Bernoulli's theorem, which of the following is conserved? Definitely energy. Bernoulli's principle is based on energy conservation. तो ये पता होना चाहिए. It is based on conservation of energy. Okay. So that's it. ये हो गया आपका MCQs and all the examples from your book, from your textbook. Okay. And I was expecting कि time बचेगा हमारे पास, तो इसलिए I will take some extra questions now, and these questions will help you in competitive exam. Okay. So CET type exams से काम में आएगा ये, CET, JEE NEET. Question number 1. Energy needed in breaking a drop of radius r, capital R, into n drops of radius small r is given by. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने कल देखे थे। हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है, इसके हमको छोटे छोटे ड्रॉप्स बनाने हैं। We want to make small n drops, each of radius small r. So we have to supply some energy. So how much is that energy required? Okay. और एक चीज याद रखना, यहाँ पे बबल नहीं है, ड्रॉप है, ड्रॉप. You need to remember this. So in this case, work done will be T into dA. T into dA, not 2T dA. 2 बबल के केस में होता है, ये ड्रॉप बोला है. ड्रॉप only has a single free surface. आपको मैंने बताया था यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, तो DA ये लिखते हो आप फाइनल माइनस इनिशियल अगर एक बड़े ड्रॉप के छोटे छोटे टुकड़े हो रहे हैं, मतलब फाइनली यू हैव मेनी स्मॉल ड्रॉप्स. अगर उल्टा है, मतलब आप छोटे छोटे ड्रॉप्स को कंबाइन करके बड़ा कर रहे हो, तो DA आप लिखते हो इनिशियल माइनस फाइनल. ओके. तो कल ही मैंने बताया था, तो क्योंकि इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, दे हैव मोर सरफेस एरिया कंपेयर्ड टू सिंगल बिग ड्रॉप. तो यहाँ पे आप लिखोगे ए फाइनल माइनस ए इनिशियल. तो टी ए फाइनल, फाइनल कितने एन ड्रॉप है और हर एक का एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर. ओके. माइनस इनिशियल 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर. Correct, right? So you will have 4 pi common T n r square minus capital R square. Okay, ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए. 4 pi T n r square minus capital R square. This is what you will have. Done. This is work done. Okay, right? Okay, so. All right, so let's solve next question. The radius of a soap bubble is increased from 1 by root pi to 2 by root pi. देखो अब यहाँ पे क्या था, इससे पहले क्वेश्चन था जहाँ पे हमने बोला एनर्जी स्टोर्ड इन सोप बबल ऑफ डायमीटर, मतलब पहले बबल नहीं था. यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, the radius of a soap bubble is increased from, मतलब इनिशियल रेडियस है 1 by root pi सेंटीमीटर. और क्योंकि ऑप्शन भी सारे के सारे CGS यूनिट्स में है तो मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा, तो इनिशियल एरिया आपके पास आ गया 4 pi r इनिशियल स्क्वायर. तो 4 pi r इनिशियल इज 1 by root pi का स्क्वायर, मतलब 4 pi 1 by pi कैंसल सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इनिशियल एरिया आपको मिल गया. सिमिलरली फाइनल रेडियस आपके पास है 1/2 अपॉन रूट पाई सेंटीमीटर.
मतलब फाइनल एरिया आपके पास है 4 पाई r फाइनल स्क्वायर, मतलब ये आपके पास है 4 पाई 2 बाय रूट पाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास है 4 पाई और 4 बाय पाई कैंसिल कैंसिल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। If the surface tension of water is 30 dynes per centimeter, the work done will be, you have to be again very careful, bubble है तो 2t dA, and of course आपने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, फाइनल एरिया इनिशियल से ज्यादा है तो 2t फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू टी इज 30 इंटू फाइनल इज 16 और इनिशियल इज 4 आया था हमारा, राइट। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 30 इंटू 12। इजी है ये, कैसे इजी है? 2 इंटू 3 इज 6 इंटू 12 इज 72 और एक जीरो आगे 720 आंसर में होना चाहिए, 720 आर्क्स। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो दिस इज अगेन अ वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 3. A mercury drop of 1 centimeter radii is broken into 10 power 6 small droplets. So small n number of droplets is 10 power 6, है ना? Okay. The energy used will be, तो आगे क्वेश्चन वही, बड़े ड्रॉप को स्प्लिट करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा। सरफेस टेंशन आपको दिया है, 35 into 10 power minus 3 न्यूटन पर सेंटीमीटर इज इट? ओके, तो देखते हैं अभी जो भी वैल्यू दी है, आई विल बी जस्ट यूजिंग दैट फॉर नाउ एंड विल चेक लेटर इफ द आंसर टर्न्स आउट टू बी करेक्ट और नॉट। तो ठीक है, अभी कर लेते हैं। सेंटीमीटर से मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 35 into 10 power minus 3 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर इज 10 power minus 2 मीटर, तो यह आ जाएगा 35 into 10 power minus 1 न्यूटन पर मीटर। जस्ट नाउ आपने ये देखा, एनर्जी रिलीज्ड इन ब्रेकिंग अ ड्रॉप इज, तो वर्क डन और एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ ड्रॉप इज 4 पाई है क्या, 4 पाई टी एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। अब प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में? इशू ये है कि ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? क्योंकि कैपिटल आर की वैल्यू दी है 1 सेंटीमीटर, है ना? कैपिटल आर इज गिवन टू यू 1 सेंटीमीटर, 10 पावर माइनस 2 मीटर। स्मॉल आर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने बताया था वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल टू n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। 4/3 pi r cube इक्वल टू n 4/3 pi स्मॉल r cube। तो बड़ा ड्रॉप और यहाँ पे छोटे छोटे ड्रॉप्स n, बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R, छोटे छोटे का स्मॉल r। तो 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi 4/3 pi कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से स्मॉल r क्यूब इक्वल टू r क्यूब बाय n, मतलब स्मॉल r इज r अपॉन n रेज टू 1/3, राइट? करेक्ट, मतलब r स्क्वायर इज कैपिटल R स्क्वायर अपॉन n रेज टू 2/3। तो अब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, r स्क्वायर के लिए ये भी चलेगा, परफेक्टली फाइन। तो लेट्स पुट इट, सो यू विल गेट w इक्वल टू 4 pi t, ओके, n r स्क्वायर upon n raised to 2/3 minus r square. Good enough. Now you will have 4 pi capital R square को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ into t। ये n है और नीचे n raised to 2/3 है, ऊपर आके minus 2/3 minus 1, क्योंकि R square कॉमन निकल गया तो सेकेंड टर्म में सिर्फ 1 बचा, that is why। तो ये आपके पास आ गया w इक्वल टू 4 pi r square t n raised to 1 minus 2/3 is 1/3 minus 1। तो देखो अब वर्क डन के लिए सेम क्वेश्चन के लिए
या फिर सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए 3 से 4 फॉर्मूला बनते हैं, 3 to 4। एक वर्क डन इज TDA, एक वर्क डन इज 4 पाई टी, या मतलब इसको आप लिख सकते हो TA फाइनल माइनस A इनिशियल, फिर इसको सिंप्लीफाई करते करते आप आ जाओगे 4 पाई NR स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर, और इसी को लिख सकते हो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर T n रेज टू 1/3 माइनस 1। और एक फॉर्म आता है, तो देयर आर 3 to 4 फॉर्म्स ऑफ द सेम फॉर्मूला। फिर कौन सा कब यूज करना है, डिपेंडिंग ऑन क्या दिया है। अगर आपको n टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स, छोटे ड्रॉप का रेडियस, बड़े ड्रॉप का रेडियस, सब कुछ दिया है तो ये यूज करना। अगर आपको सिर्फ बड़े ड्रॉप का रेडियस बताया, छोटे का नहीं बताया है और नंबर ऑफ ड्रॉप्स बताए हैं, तो ये यूज करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोटे ड्रॉप्स का, स्मॉल ड्रॉप्स का रेडियस बताया, कैपिटल R दिया ही नहीं है, तो और एक फॉर्मूला बनेगा, वो हम जब आएगा तब देखेंगे। एंड सच क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन JEE NEET एंड CET, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो आई विल आल्सो टेल दैट टाइम कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला बनेगा एंड सो फोर्थ। तो इम्पोर्टेंट ये है कि सेम फॉर्मूला है, सिर्फ उसमें कुछ कुछ पैरामीटर्स हियर एंड देयर यू हैव। सो क्वेश्चन में क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमको। तो ये आ गया आपका 4 पाई R, कैपिटल R इज 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर, सरफेस टेंशन 35 इंटू 10 पावर माइनस 1, नंबर ऑफ ड्रॉप्स 10 पावर 6 है n की वैल्यू, और इसका क्यूब रूट है -1। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। 4 pi 10 power minus 4 into 35 into 10 power minus 1, 10 power 6/3 minus 1, मतलब ये आ जाएगा आपका 4 pi। अब मैं क्या करूंगा, पाई को 22/7 डालूंगा इंटेंशनली, समझेगा क्यों, into 35 into 10 power minus 5। What is 10 power 6/3? 10 power 6/3 is 10 power 2, मतलब 100 minus 1, that is 99। मैं इसको रफली 100 ही लिखने वाला हूँ, है ना। ये है तो 99, आई नो दिस इज 99, बट रफली मैं इसको 100 लिख रहा हूँ। तो याद रखना, ये आपको 99 मिलेगा, बट आई विल राइट दिस रफली 100। 1 जा 5 जा, 22 into 5 is 110, 110 into 4 is 440, तो 440 into 10 power minus 5 into 10 power 2, मतलब ये आपको मिल जाएगा 44 into 10 power minus 2, है ना, करेक्ट, राइट, क्योंकि ये 1 0, ये 2, टोटल 3 में से -5 -2, 44 into 10 power minus 2 जूल, ये आ गया आपका आंसर। सो विच इज इक्वल टू एक्चुअली 4.4 into 10 power minus 3 जूल, है ना। दिस इज समथिंग लाइक दैट, करेक्ट। आई डोंट नो इफ इट इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि आपको चेक करना है। आई विल नॉट कीप डूइंग द सेम थिंग्स, आई मीन कैलकुलेशंस पार्ट ऑफ कोर्स यू आर सपोज्ड टू डू इट, तो आपको ही करना पड़ेगा वो। तो verify calculations whatever it is, this is how you are supposed to solve this question, right? तो ऐसा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। now before we go to next question, अब एक प्रॉब्लम ऐसा आता है, जैसे one of you just asked me, ये फॉर्मूला डिराइव करना है या याद रखना है। याद रखने के झंझट में पढ़ना ही नहीं है। You don't have to put a lot of stress on your core memory, क्योंकि याद रखने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स है आपके पास। There are theory subjects that will eat up your memory. तो फिजिक्स में not required, कॉन्सेप्ट समझा है, एक फॉर्मूला याद है ना, W equal to TDA, इतना याद है आपको, that's it। बाकी खुद ब खुद डिराइव हो जाता है। जितना ज्यादा याद रखने की कोशिश करोगे उतना प्रॉब्लम है। सो जस्ट रिमेंबर बेसिक कॉन्सेप्ट एंड देन derive equation depending on given parameters। तो क्या दिया है उस पर डिपेंड होगा कि आपको कौन सा इक्वेशन लगने वाला है वहां पे। सो डू नॉट रन आफ्टर मेमोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, a manometer connected to a closed tap reads
3 into 10 power 5 Newton per meter square. When the wall is opened, the reading of the manometer falls to 3 into 10 power 5 Newton per meter square. Then the velocity of flow of water is. ये तो अगर आपको याद है हमने कल ही किया है ये. If you remember, मैंने आपको बताया था, मैं वापस ले जाता हूँ. Let's go back in time to last here. Look at this particular question. When the wall is closed, pressure is 3 into 10 power 5. When the wall is open, the pressure falls to 2 into 10 power 5. Okay. Calculate the speed. तो वही तो चीज है यहाँ पे. तो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू नीड टू डू. मैं अभी डिराइव नहीं करने वाला हूँ क्योंकि हमने कल ही किया है. सो वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस नाउ. वी आर जस्ट गोइंग टू अप्लाई दिस. सिर्फ वैल्यू चेंज हुई है. वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. Okay, so someone of you want me to derive it. Okay, anyway, so क्या है कि हमारे पास एक पाइप है, उसके ऊपर एक मतलब टैब है यहाँ पे. So there's a tap. So टैप, जब तक टैप क्लोज होगा, think of it कि टैप is closed. So tap is closed मतलब water is not flowing, right? So let's say मैं wall ही दिखा देता हूँ. So let's say here I have a tap which is closed. Initial pressure P1 है, initial velocity 0 है because water is not flowing. Then you have P2, pressure falls when you open the tap, and there's some velocity. Okay, there's some velocity over here. Bernoulli's equation apply karo, that's it. And you remember what is Bernoulli's equation. So P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. H1 H2 सेम है तो कैंसिल कैंसिल. फिर सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे V का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर डिफरेंस एंड डेंसिटी ऑफ वाटर. सो you will have to just put this values 2 into pressure. पहले था आपका 3.5 minus 3.5 into 10 power 5 minus 3 into 10 power 5 upon density of water is 10 power 3. So this is equal to 2 into 3.5 minus 3 is 0.5 into 10 power 5 upon 10 power 3. So this is equal to 2 into 0.5 into 10 square. मतलब this is equal to 2 into 50. मतलब this is equal to 100 का square root, that is 10 meter per second. Option number B. Okay. So this is how you are supposed to solve this particular question. Good. All right. So I will just derive this particular equation. देखो क्या है, आपको पता है वर्क डन WS TDA is final minus initial. ओके, मान लो हमारे पास एक बड़ा ड्रॉप था, उसके हमने स्मॉल ड्रॉप कर लिए, तो फाइनल एरिया इज n टाइम्स ऑफ, क्योंकि n ड्रॉप्स किए थे हमने, 4 pi r square, n into area of each drop minus 4 pi capital R square. ऐसा आएगा क्योंकि फाइनली स्मॉल ड्रॉप थे n नंबर विथ रेडियस स्मॉल r और इनिशियली एक ही ड्रॉप था विथ रेडियस कैपिटल R. यहां से हमने 4 pi कॉमन निकाल लिया, 4 pi t. ओके, n r square माइनस कैपिटल R square. गुड इनफ. फिर हमने बोला कि चलो ठीक है, बड़ा ड्रॉप स्प्लिट होके n छोटा ड्रॉप बन गया, लेकिन वॉल्यूम तो सेम ही है ना. मेरे पास 10 लीटर का कैन है, मैं 1-1 लीटर 10 कैन में भर रहा हूं, तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना. तो वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप इज n टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप. तो 4/3 pi कैपिटल R क्यूब, n टाइम्स ऑफ 4/3 pi स्मॉल r क्यूब. कैंसल 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 कैंसल. गुड इनफ, राइट. So you will have R
cube equal to capital R cube by n, which means R equal to capital R upon n raised to 1 by 3, R square तो ये भी square. अब ये R square आप यहाँ पे substitute करोगे, simplify करोगे, तो you will get this particular formula. Okay, so this is how you end up getting a formula. This is how you can derive. Good. So that's it. End of chapter 2. We will stop here, and from tomorrow we will start with new chapter.